Assalamualaikum. My name is Khadija Abbasi and I'm speech language pathologist. Today I will tell you about stammering assessment and interventions. लास्ट हमने डिस्कस किया था कि स्टैमरिंग के क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्टैमरिंग को इंक्रीज करते हैं, ऐसे क्या कॉजेज होते हैं जो स्टैमरिंग का बाइस बनते हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं और ऐसे क्या लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पेशेंट को हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं कि इसकी स्टैमरिंग है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को स्टैमरिंग है तो हम ऐसी कौन सी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं जो यूज कर सकते हैं उसको बेहतर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। ओके, स्टैमरिंग असेसमेंट एंड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। असेसमेंट ऑफ स्टैमरिंग में हम दो कंपोनेंट्स को असेस करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं और डिस्प्लेंसेस को असेस करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में हम देखेंगे कि हम चेक करते हैं कि क्लाइंट का बायोडाटा क्या है, क्लाइंट के एकेडमिक ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, क्या एरियाज हैं, आर्टिकुलेशन, फोनोलॉजिकल अगर कोई रीजंस हैं या रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कोई इश्यूज हैं तो हम उनको असेस करते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं, जब हमने लास्ट अपनी प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया था कि मीन लेंथ ऑफ अटरेंस जब इंक्रीज हो जाता है तो स्टैमरिंग के चांसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी को वोकैबुलरी असेस करने में प्रॉब्लम आती है, यानी अब उसे कोई वोकैबुलरी चाहिए, उसे कोई सिनोनिम चाहिए और वो फाइंड आउट नहीं कर सकता, तब भी स्टैमरिंग के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन एरियाज को, इन फैक्टर्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में असेस कर रहे होते हैं। डिफरेंसेस असेसमेंट हम किस तरह से करते हैं, इसमें बेसिकली हम सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। डाटा का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, हम इसके अलावा मोनोलॉग रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा हम बहुत से क्वेश्चनर्स हैं उनको फिल करवा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। और कॉन्वर्सेशनल लेवल पर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा में से स्पीच रेट, कॉन्टिन्यूटी, रिदम ऑफ स्पीच और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ डिस्प्लेंसेस को असेस करते हैं। ये चेक करने के लिए कि डिस्प्लेंसेस को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे पहले हम पेशेंट को जो है वो 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ देते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं कि मोनोलॉग कर ले, कॉन्वर्सेशनल डाटा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फोन कॉल्स में कोशिश करें कि स्ट्रेंजर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करवाई जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम collect a measure of the frequency of stuttering। सबसे पहले हम number of syllables divided by number of syllables spoken multiply by 100 equals to syllable stuttered। सबसे पहले हम number of syllable, यानी कि अगर एक स्टैमर है उसके अंदर हमें नजर आता है कि कुछ syllables के ऊपर उसको स्टैमरिंग हो रही है, तो हम उन syllables को, उन words को जो है वो काउंट कर लेते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं उन वर्ड्स पे जितने वर्ड उससे बोले हैं। जिस तरह हमने 200 नंबर का कुछ पैराग्राफ दिया और 200 नंबर के पैराग्राफ में से हम देखते हैं कि ब्लॉक्स कितनी टाइम अकर हुए हैं, रेपिटेशंस कितनी दफ़ा अकर हुए हैं, इंटरजेक्शंस कितनी दफ़ा अकर हुए हैं, तो हम उनको अलग टेबल पे कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके इस 200 नंबर के पैराग्राफ के अंदर कितनी बार कौन सी डिस्प्लेंसेस अकर हुई हैं। इसी तरह से अगर हमने देखना है कि स्पीच रेट हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन स्टैमरिंग में कहा जाता है कि अपनी स्पीच रेट को स्लो रखें, आपने अपना स्पीच रेट इंक्रीज नहीं करना है। वहाँ पर उस स्पीच रेट को चेक करने के लिए कि डिस्प्लेंसीज जो हैं वो क्यों इतनी अकर हो रही हैं, हम स्पीच रेट को चेक करने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ सिलेबल्स यानी स्पोकन इन 2 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2 सिलेबल पर मिनट के फार्मूला से हम ये निकालते हैं कि एक पेशेंट ने या एक क्लाइंट ने कितने सिलेबल्स जो हैं वो 2 मिनट्स में बोले और उनको हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं और हमें पता चलता है कि पर मिनट में एक बच्चे ने कितने सिलेबल्स जो हैं वो बोले हैं, उसकी स्पीच रेट क्या है। अगर हम देखें तो एंड्रयू और इमरान ने जो है वो एक नॉर्म्स डेवलप किए थे जिसमें उसके मुताबिक जो सिलेबल रेंज होती है किसी भी स्पीच रेट के अंदर वो 162 to 230 SPM होती है, यानी कि सिलेबल पर मिनट के पर मिनट में एक बच्चा इतने वर्ड्स, एक बच्चा या एक अडल्ट क्लाइंट जो है वो इतने वर्ड्स जो है वो नॉर्मली बोलता है। लेकिन अगर स्पीच रेट इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली सिलेबल पर मिनट भी इंक्रीज हो जाएगा और स्टैमरिंग के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखें कि हम सेवेरिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, सेवेरिटी को किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो एंड्रयू ने इसके भी कुछ नॉर्म्स डेवलप किए हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसने ग्रेडिंग किया है ग्रेड 0 to ग्रेड 3 और ग्रेडिंग में हम देखते हैं कि नो
स्टैमरिंग ग्रेड 0 पे है और ग्रेड 1 में माइल्ड स्टटर, यानी कि अगर किसी को 200 वर्ड्स में से 5% वर्ड पे स्टैमरिंग हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्टैमरिंग माइल्ड स्टटरिंग के अंदर आती है। इसी तरह से मॉडरेट के अंदर 6 to 20% और 20% स्टैमरिंग अगर होगी तो वो स्वेयर पे फॉल करेगा। हम ये नॉर्म्स एंड्रयू के प्रीवियसली मेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग डेवलप यहाँ पे कर चुके हैं और यहाँ पे इसीलिए हमने किसी के स्केल को लिया, इसी के नॉर्म्स हमने लिए हैं क्योंकि उसने 200 वर्ड के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट की है, नॉर्म्स डेवलप किए हैं। इस तरह से जब हम बात करें टास्क मोड्स इन थेरेपी, तो थेरेपी के अंदर ऐसे कौन से टास्क होते हैं जो ऐसे टास्क मोड्स होते हैं जिनको जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अमूमन हम जब सैंपल लेते हैं, या तो हम रीडिंग का सैंपल लेते हैं, या हम प्रेजेंटेशन का सैंपल लेते हैं, या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का, या कॉन्वर्सेशन या मोनोलॉग्स का हम सैंपल ले रहे होते हैं। ओके, अब इसमें ये देखें कि हमारे पास कुछ इंटरवेंशंस हैं कि हम स्टैमरिंग को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फ्लुएंसी शेपिंग और स्ट्रटिंग मॉडिफिकेशन अप्रोचेस हम यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फ्लुएंसी शेपिंग की, तो स्पीक मोर फ्लुएंट बाय एलिमिनेट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्ट्रटिंग इवेंट्स टू अराइज। इसमें हम किसी भी इवेंट के अकर होने से पहले किसी इवेंट के अकर होने से पहले हम थेरेपी जो है वो लगा रहे होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम पहले ही पेशेंट को जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं कि उसने ये स्टैमरिंग की स्ट्रैटेजीज लगानी है ताकि उसकी स्टैमरिंग जो है वो अकर ना हो, वो पहले से प्रिपेयर्ड हो उस चीज़ के लिए। और ये डायरेक्टली सिखाई जाती है और ये ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। पेशेंट्स को भी ये एक्सरसाइज बहुत ईजीली समझ आ जाती है और पेरेंट्स भी इन एक्सरसाइज को बच्चों को घर में साथ में करवा सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रटिंग मॉडिफिकेशन है, स्ट्रटिंग मोर फ्लुएंट बाय मॉडिफाइंग सर्टेन इवेंट्स टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ स्पीच। इसमें हम इवेंट्स को मॉडिफाई कर देते हैं कि स्टैमरिंग से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, अगर हमें पता है कि इस वर्ड पे या इस स्पेसिफिक वर्ड साउंड के ऊपर से स्टैमरिंग होगी तो हम उसको या तो रिप्लेस कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है पेशेंट्स के अंडरस्टैंड करने के लिए, पेरेंट्स के अंडरस्टैंड करने के लिए, बट इसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट है, बट ये भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसी तरह से हम बात करते हैं फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक की, तो इसमें हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग की बात करते हैं, स्लो रेट की बात करते हैं, जनरल ऑनसेट की बात करते हैं, लाइट आर्टिकुलेशन कॉन्टेक्ट की बात करते हैं, स्लेबल स्ट्रेचेस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस फोनेशन एंड वर्बल फीडबैक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग हम किस तरह से करवाते हैं। डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं। आप लेट कर भी कर सकते हैं और आप बैठ के भी कर सकते हैं। अगर बैठ के हम पेशेंट को करवा रहे हैं, घर में आप अपने बच्चे के साथ डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग पे काम कर रहे हैं, तो इसका सबसे ईजी और आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपनी ब्रीथ को इनहेल करना है लाइक दिस, और बच्चे को बताना है कि उसकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसने अपना हैंड जो है वो डायफ्राम पे रखना है और हैंड डायफ्राम पे रखकर उसने फील करना है कि जब उसका डायफ्राम इन आउट होगा तो उसे पता चलेगा कि उसने ब्रीथ इनहेल की और उसको एक्सेल किया। सबसे पहले उसने अपनी नोज से ब्रीथ इनहेल की, ड्यूरिंग द एक्सेलेशन प्रोसेस वी विल फील कि हमारा डायफ्राम बाहर की तरफ आता हुआ महसूस होगा। जस्ट इनहेल योर ब्रेथ एंड फील कि आपका डायफ्राम अंदर जा रहा है, एंड नाउ डायफ्राम की पोजीशन जो है वो आउटवर्ड हो गई है। ये आपकी सिटिंग पोस्चर के लिए। इसी तरह आप लेट कर भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। रिबकेज के पास हाथ रख के, डायफ्राम के पास हाथ रख के इन एरियाज पे बच्चे को फील करवाना है कि क्या उसका डायफ्राम अंदर बाहर हो रहा है, क्या उसकी डीप ब्रीदिंग, क्या उसकी डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। वो अपने हैंड मूवमेंट, हैंड पोस्चर से उसे अंडरस्टैंड करेगा। इस तरह से स्लो डाउन स्पीच के अंदर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि मॉडल्स फॉर योर चाइल्ड विद अ स्मूथर, मोर fluent way of speaking and builds more time into the conversation so your child will feel less rushed. डेफिनेटली हम अमूमन पेशेंट्स को कहते हैं आहिस्ता बोलें, अपनी स्पीच रेट को स्लो करें, अपना स्पीच रेट कम कर लें। वो हम कैसे कर सकते हैं जब हम स्लो बोलेंगे। ये एक बहुत कॉमन टेक्निक है, लेकिन इसको करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हैं। जिस तरह हम अगर नॉर्मल स्पीच पैटर्न देखें तो एग्जाम्पल है कि ही वॉज गोइंग टू सी ग्रैंडमा, हम नॉर्मली इस पैटर्न पे बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि स्लो डाउन योर स्पीच बाय एडिंग मोर पॉजेस, तो हम क्या करते हैं, ही वॉज गोइंग टू सी ग्रैंडमा।
अब यहाँ देखिए हमारी इंटोनेशन का पैटर्न भी चेंज हो गया है और हमारे यहाँ पे पॉजेस भी आ गए हैं। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे स्टैमरिंग अकर होने के चांसेस भी कम हो गए। स्लो डाउन बाय स्ट्रेचिंग आउट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। स्लो डाउन टेक्निक में इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी साथ में यूज करना चाहते हैं, जिस तरह स्ट्रेच आउट की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट सिलेबल को आप लंबा कर लें। अगर किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड और उसका सिलेबल है, ठीक है, आई, तो हम कहते हैं आई वॉन्ट, ना आई वॉन्ट। अब फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड के अंदर फर्स्ट 2 सिलेबल्स को लंबा किया, फर्स्ट 2 वर्ड्स के 2 सिलेबल्स जो थे उनको मैंने लंबा किया और उसके बाद मैंने सिर्फ एक वर्ड के सिलेबल को लंबा किया। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप सेंटेंस के अंदर एक बार लंबा करना चाह रहे हैं किसी सिलेबल को या और भी सिलेबल्स को अगर आप प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, स्ट्रेच आउट करना चाह रहे हैं, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थेरेपी और योर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। ओके, लाइट कॉन्टैक्ट टेक्निक क्या होती है? इसमें हम ये देखते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने आर्टिकुलेटर्स को लाइटली कांटेक्ट में लेकर आना है। जिस तरह अब मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो मेरी इंटोनेशन, मेरा रिदम, मेरी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीच डिफरेंट है और यहाँ पर मैं जोर लगा के बोल रही हूँ अपने दोनों आर्टिकुलेटर्स को जो इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी वर्ड बोल रही हूँ उसके आर्टिकुलेटर डेफिनेटली डिफरेंट हैं, तो वहाँ मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने दोनों आर्टिकुलेटर्स को बहुत सख्ती से, यानी कि एक जोर लगा के प्रेशर से बोल रही हूँ, हार्ड आर्टिकुलेशन कर रही हूँ। मैं क्या करूँगी कि मैं लाइट आर्टिकुलेशन करना शुरू करूँगी कि जिस तरह से अगर मैंने बोला है आई want to eat biscuit, अगर मैं हार्ड आर्टिकुलेशन देखूं तो मैं कैसे बोलूंगी? I want to eat biscuit। अमूमन स्टैमरिंग का पेशेंट हार्ड आर्टिकुलेशन करता है, वो लफ्जों को दबा के बोलता है अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, अपने स्कैंडरी बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए। लाइट कॉन्टैक्ट टेक्निक हम फोनेमिक लेवल पे भी करवा सकते हैं, हम सेंटेंस लेवल पे भी करवा सकते हैं, कॉन्वर्सेशनल लेवल पर भी करवा सकते हैं। ये आपकी थेरेपी पे डिपेंड करता है। अगर फोनेमिक लेवल पर वो ट्रेन हो जाता है तो फिर हम उसको सिलेबल पर, वर्ड पे, फ्रेज से, सेंटेंस पर, फिर कॉन्वर्सेशनल लेवल पर ले जाते हैं। इसी तरह से जेंटल ऑनसेट की टेक्निक है। जेंटल ऑनसेट टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को सिखाते हैं कि वो किस तरह से अपनी स्पीच को कंट्रोल कर सकता है। अमूमन इसके अंदर हम फ्रिकेटिव्स को, एफ्रिकेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हम पेशेंट्स के साथ ह साउंड पे काम कर रहे होते हैं कि ह साउंड के साथ वो स्मूथली एक वर्ड, एक अप्रूवल को ऐड इन करे और उसके ऊपर जो है वो ब्रीथ को इनहेल करके उसको एक्सेलेशन के ऊपर लेकर जाए ह साउंड के साथ। इट वुड बी लाइक दिस, टेंशन इंक्रीज कर रही हूँ मैं, सबसे पहले टेंशन इंक्रीज कर रही हूँ बोलने के लिए, ब्रीथ इनहेल करके मेरे वोकल कोर्ड्स जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं। और मैंने कॉन्टिन्यूटी के साथ टेंशन को डिक्रीज कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखें कि जब हम इस तरीके से बोल रहे होते हैं, शुड बी एबल टू डू दिस ऑन वन ब्रीथ। हमने वन ब्रीथ पे ही बोलना है, हमने वन ब्रीथ पे ये सारी प्रोसेसिंग करनी है कि ही, हे, जो भी हम सिलेबल ऐड करना चाहते हैं, अगर वर्ड लेवल पे ये टेक्निक करना चाह रहे हैं तो हमने 2 सेकंड के अपने देखते हैं कि वन ब्रीथ के ऊपर हम इसको बोलें, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप इसको साउंड लेवल पे करवा रहे हैं तो वो 2 सेकंड लेगा। जिस तरह से कि देखें मैंने वॉइस ऑनसेट टाइम का एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। वॉइस ऑनसेट टाइम की मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हम देखते हैं कि 2 सेकंड की ड्यूरेशन के साथ हमने एक साउंड को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, जेंटल ऑनसेट और फोनेमिक लेवल में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि आप ये सिलेबल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ऐड इन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर वर्ड लेवल का एक डायग्राम बनाई है, वर्ड लेवल की डायग्राम बनाई है जिसमें हम देखते हैं डॉग, हम डॉग के ऊपर जेंटल ऑनसेट की टेक्निक को यूज करें।
अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिया ड से, मैंने क्वाइटली ड बोला, देन मैंने अ साउंड को आ को लंबा किया, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गई, और ग पे मैंने क्वाइटली उसको टेंशन रिलीज कर दी। इट वुड बी लाइक दिस, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेलेबल स्ट्रेच। सेलेबल स्ट्रेच के अंदर हम देखेंगे कि हम बेसिकली सेलेबल स्ट्रेच में हम मोटर एक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। ये जो हमारे स्पीकिंग प्रोसेस होते हैं हम उसमें ये देखते हैं कि जो हमारी मोटरिक पोजीशंस होती हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं कि एक पेशेंट को अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना आ जाए, अपने आर्टिकुलेटर्स पे कंट्रोल करना आ जाए, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि हम उनको कुछ वर्ड्स दे देते हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे देते हैं, और हम उनको कहते हैं कि आपने इन वर्ड्स के इन सिलेबल्स को लंबा करना है, इनको प्रोलॉन्ग करना है, इनको स्ट्रेच करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट और इनिशियल्स जो है वो सिलेबल्स ही होंगे, हम उनको बिगिनिंग के भी कर सकते हैं और उनको मिडल या फाइनल सिलेबल को लंबा करने के लिए भी कह सकते हैं। इट्स योर चॉइस, और ये आप पे डिपेंड करता है क्लिनिशियन पर या पेरेंट्स पर। इस तरह आप ये देखें कि मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें अब ये देखें ये है कॉन्टिन्यूस फोनेशन। कॉन्टिन्यूस फोनेशन की हम बात ये करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम पेशेंट को स्मूथ, रिलैक्स, इन्फ्लेक्शनल स्पीच की तरफ लेकर जाते हैं। जिस तरह से हम अमूमन देखते हैं कि एक चैंटिंग साउंड्स होती हैं, सिंगिंग साउंड्स होती हैं, हम देखते हैं कि कितना स्लो और कितना स्मूथ पैटर्न होता है स्पीच का। अमूमन इसके अंदर हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों के साथ कुछ सिंगिंग करें, कुछ राइम्स करें, या उसकी जो कॉन्वर्सेशनल स्पीच है उसको इस इन्फ्लेक्शनल पैटर्न के अंदर ले जाए, इस इंटोनेशन के अंदर बोलना शुरू कर दें। इंस्ट्रक्शंस हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे पास माइंड है तो मैं कहती हूँ एट फर्स्ट हैव द क्लाइंट रिपीट अ वर्ड ओवर एंड ओवर मेंटेनिंग वॉइसिंग थ्रूआउट. Words beginning with sound may be a good choice if the client begins by voicing the first sound of the word. हम देखते हैं कि हम साउंड हमारे पास है और हम उसको लंबा करते हैं क्योंकि एक वॉइस साउंड है, तो साउंड वॉइस साउंड है, तो उसको लंबा करते हैं। तो हम यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे जिसमें हम देखते हैं वोकल कॉर्ड्स की पोजीशन। यहाँ पे हमारी कॉर्टलेजेस है, ठीक है, ये थायराइड कॉर्टलेज है, ये वोकल कॉर्ड की पोजीशन है। अबडक्टेड वोकल कॉर्ड्स हमारे पास हम देखते हैं शोइंग ओपन ग्लोटिस। हम बोल रहे हैं तो हमारा ग्लोटस जो है वो ओपन हो रहा है। जब हम उसको टेंशन को रिलीज कर देते हैं तो वो अडक्शन में चला जाता है और हमारा ग्लोटिस क्लोज होना शुरू हो जाता है, हमारी कार्टिलेजेस क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ अब इस डायग्राम में आपने ये देखा है कि ये हमारी कार्टिलेजेस की जो थी मूवमेंट थी ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस फोनेशन, कि जब हमने कॉन्टिन्यूस फोनेशन की, जब हमने स्मूथली बोला तो हमारी बोलने के पैटर्न की वजह से जो है वो इनकी पोजीशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर यही चीज़ हम स्मूथली बोलेंगे तो हमारे जो ग्लोटिस है, ओपन ग्लोटिस है, वो आहिस्ता 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 जो है वो क्लोज होगा, जिसकी वजह से टेंशन कम रिलीज होगी, और टेंशन जब कम रिलीज होगी तो हमारी स्टटरिंग के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। स्टटरिंग मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसमें हमने बात किया था कि हम उस एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देंगे। जैसे कि प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं जिसमें हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे, खुद को वॉलंटरी स्ट्रटर्स हैं, कैंसिलेशन अप्रोच है, बाउंसिंग है और पुल्स आउट हैं। अब मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी कि अगर हम प्रिपरेटरी स्टेप की बात करें तो ये किस तरह की इंटरवेंशन है और इसमें पेरेंट्स को हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि अपने बच्चे के साथ किस तरह से घर में काम करें। जिस तरह से आप अपने बच्चे को कोई टारगेट देते हैं और उसको कहते हैं कि इसके बारे में सोचो, पहले से इस टॉपिक को प्रिपेयर करो, जब प्रिपेयर कर लोगे तो मुझे वो लेसन सुनाना। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्पेसिफिक साउंड्स के ऊपर स्टैमरिंग होती है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पर स्टैमरिंग होती है, तो आप उन वर्ड्स को पहले से प्रिपेयर करवा लें और उससे रिलेटेड सिचुएशन को आप चेंज भी कर सकते हैं कि लाइक आप उनसे ये बता सकते हैं कि अगर आपको एक वर्ड बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका सिनोनिम चूज कर लें, आप उस वर्ड की जगह उसका सिनोनिम चूज कर लें और वो वर्ड जो है उसको रिप्लेस करके उसे बोल दें। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आर्टिकुलेटर की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। लाइक जब हम बोलते हैं बाय तो हमारा माउथ क्लोज होता है, जब हम बाय बोलते हैं तो हमारा माउथ क्लोज होता है, ज़्यादा
बड़ा नहीं खोलते, हम ओपन माउथ नहीं करते, लेकिन हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि जब हम अपना माउथ ज़्यादा खोलेंगे तो जो एयर प्रेशर है वो ब्लॉक नहीं होगा और हम इजीली स्मूथली उस वर्ड, उस साउंड को बोल लेंगे। अब लाइक अगर मैंने बाय बोलना है तो मैं सिंपल बोलूँगी बाय, लेकिन अगर मैं प्रिपरेटरी सेट यूज़ करूँगी, पहले से प्रिपेयर करूँगी खुद को माइंड में, तो मैं बोलूँगी बाय बाय। अब सिलेबल स्ट्रेच भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर लाइट आर्टिकुलेशन अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में प्रिपरेटरी सेट किट्स डिपेंड। ओके, अब है लिंटकॉम प्रोग्राम। लिंटकॉम प्रोग्राम जो है वो बेसिकली पेरेंट्स को जो है वो कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ घर में ये प्रोग्राम करें। जैसा कि कुछ बच्चे आते हैं वीक में 1 टाइम आते हैं, हम उनके साथ ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव है, जिसमें क्या किया जाता है कि पेरेंट्स को कहा जाता है कि वो अपने बच्चे की स्टैमरिंग रेट जो है उसको मैयर करें। घर में उनको जो है वो कुछ मैयरमेंट के लिए उनको टेक्निक्स, फ्रेंसी टेक्निक्स दे दी जाती हैं और साथ में एक स्केल दे दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि घर में आपने अपने बच्चे की स्टैमरिंग को जो है वो मैयर करना है, चेक करना है कि आपके बच्चे को इस वीक में कितनी ज़्यादा स्टैमरिंग हुई है। जो भी आप उसके लिए जो है वो टास्क मोड्स यूज़ करना चाहें, इट्स डिपेंड। अब इसी तरह से पेरेंट्स आस्क टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्बल कॉन्टेंजेंसीज एंड द चाइल्ड एंड द पेरेंट अटेंड द क्लिनिक लेस एंड लेस फ्रीक्वेंसी। ये स्टेज 1 है जहाँ पर हमने बात की कि वो स्टैमरिंग रेट को मैयर करेंगे वीकली, और जब वीकली मैयर करेंगे और क्लिनिशियन उन स्कोर को क्लिनिक के स्कोर के साथ मैयर करेगा और उनको बताएगा कि इससे यहाँ पर इतनी स्टैमरिंग हुई है और घर में इतनी स्टैमरिंग हुई है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा कि आप कौन सा स्पीच टारगेट, कौन सी स्पीच की टेक्निक जो है वो आप नेक्स्ट वीक में यूज़ कर सकते हैं, किस वर्ड, किस सेंटेंस के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए आप कौन से स्पीच टारगेट्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 के अंदर हम वर्बल कॉन्टेंजेंसीज को जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जो एक फीडबैक होता है क्लिनिशियन की तरफ से, उसको कम करना शुरू कर देते हैं। वो जो हम उसको कहते हैं कि स्टटर फ्री स्पीच, हम उस तरह की उसको रीइंफोर्समेंट या स्केड्यूल्स देना बंद कर देते हैं और उसके स्पीच सेशन भी अकॉर्डिंग टू हिज सक्सेसफुल ट्रायल जो है वो हम कम करना शुरू कर देते हैं और इस तरह फॉलो अप सेशंस पे चले जाते हैं। ये हमारे पास एक है कि पेरेंटल वर्बल कॉन्टेंजेंसीज इन डिलीवरिंग ट्रीटमेंट, द पेरेंट कमेंट्स आफ्टर पीरियड्स ऑफ स्टटर फ्री स्पीच एंड आफ्टर इंस्टांसेस ऑफ अनएम्बिगियस स्टटरिंग, कि हमने पेरेंट ने और क्लिनिशियन ने वर्बल कॉन्टेंजेंसीज देना बंद कर देनी है, क्योंकि समटाइम्स जब हम उनको नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं तो वो भी उनको हर्ट करते हैं, जिससे उनकी स्टैमरिंग इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम हमेशा उनको मोटिवेट करेंगे, उनको रीइंफोर्सर देंगे, तो उस वजह से भी शायद हमारी वो स्टैमरिंग की स्पीच टारगेट जो है वो इतने इफेक्टिव ना रहे। अब आप ये देखेंगे मैंने डायग्राम बनाई है जिसमें हम स्टटर फ्री स्पीच के ऊपर क्लिनिशियन या पेरेंट उसको प्रेस करते हैं। रिक्वेस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन, उसको कहा जाता है कि आप खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करें कि उसने कहाँ पर अपनी मिस्टेक्स की हैं और एक्नॉलेज करें उन मिस्टेक्स को, और उसके बाद उसको एक प्लान दे दिया जाता है। इसी तरह से अनएम्बिगियस स्टटरिंग है जिसमें हम कहते हैं कि इसको एक्नॉलेज करें और रिक्वेस्ट सेल्फ करेक्शन, अपनी सेल्फ करेक्शन करो। उसे कहा जाता है कि खुद से सेल्फ करेक्शन करो, यानी दोनों के अंदर पर्पस तो सेम है कि वो अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी सेल्फ करेक्शन कर रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर उसकी स्टटर फ्री स्पीच है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर उसकी अनएम्बिगियस स्टटरिंग है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड या वर्बल कॉन्टेंजेंसीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह से हम बात करते हैं कैंपर डाउन अप्रोच की। कैंपर डाउन अप्रोच भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से लिंटकॉम प्रोग्राम काम करता है, मगर ये थोड़ा एक्सटेंसिव है और थोड़ा समझने वाला प्रोग्राम है। पेरेंट्स को समझने में भी टाइम लगता है और पेशेंट को समझने में भी थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव होता है। अमूमन ये प्रोग्राम हम 12 साल से ऊपर के अडल्ट पेशेंट के साथ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी नो हाउ होती है कि वो खुद को अपनी स्टटरिंग फ्रीक्वेंसी को जो है वो रेट कर सकें, वो बता सकें कि उनकी फ्लुएंसी क्या थी, उनकी सवेरिटी क्या थी उनके स्पीच साइकिल के अंदर। तो इसलिए ये प्रोग्राम हम इस तरह के जो हैं वो अडल्ट पेशेंट जो कि 12 साल से ऊपर उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसमें 4 स्टेजेस हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंडिविजुअल टीचिंग सेशंस की, एस्टैब्लिश स्पीच, फ्री स्पीच की, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस की एंड परफॉर्मेंस कॉन्टीजेंट मेंटेनेंस की।
स्टेज 1 में क्या आता है? स्टेज 1 में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लिनिशियन या पेरेंट बच्चे को एक मॉडल प्रोवाइड करता है, एक मॉडल की वीडियो प्रोवाइड करता है। उसको कहता है कि वो इस वीडियो को देखे, इसे सुने और सुनने के बाद जो है वो इसी तरह से इस मॉडल की तरह इस स्टटरिंग को इमिटेट करे। स्टटरिंग को नहीं, इसकी जो उसने जिस तरह से बोला है उस मॉडल को इमिटेट करे। वो स्टटरिंग फ्री मॉडल होता है, जो कोई स्टटरिंग नहीं कर रहा होता उसने उस मॉडल को जो है वो इमिटेट करना होता है। जिस तरह मैं अगर अपने सेशन में देखूं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पेशेंट को कहती हूँ कि ओके, आप ये इमेजिन करें कि मैं जो हूँ वो आपका एक अक्स हूँ, ठीक है, या मैं मिरर हूँ और आप मिरर के अंदर अपने आप को देख रहे हैं। और जिस तरीके से मैं बात करूँगी, जिस इंटोनेशन पैटर्न के साथ आपने उसी तरीके से बात करनी है और आपने मुझे फॉलो करना है। जब हमें इस तरीके से उसको करवाती हूँ तो उसकी जो एंजाइटी होती है, जो उसकी स्कैंडरी बिहेवियर्स होते हैं, जो उसकी डिस्फ्लुएंसेस होती हैं, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, उसके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव एक तरह से स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेज 2 के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। इसमें स्टेज 2 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फ्लुएंसी टेक्निक प्रैक्टिस है और एक्सपेरिमेंटेशन है और प्लानिंग है। फ्लुएंसी टेक्निक प्रैक्टिस में क्या है, हम 14 साइकिल्स यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। हाँ, ये देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ फ्लुएंसी टेक्निक प्लान ड्यूरिंग स्टेज 1। हम देखते हैं स्टेज 2 के अंदर के जो हमने फ्लुएंसी टेक्निक सीखी थी, जो हमने स्पीच टारगेट सीखे थे और हमने उस मॉडल को इमिटेट किया था, उस दौरान हमें कितनी स्टैमरिंग हुई थी, उस दौरान हमारी क्या सिचुएशन थी, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, कौन सा ऐसा टास्क मोड था जिसके ऊपर मुझे स्टैमरिंग हुई थी। उसके अंदर हम उसको यहाँ पे असेस करना शुरू कर देते हैं और 14 स्पीच साइकिल्स ले लेते हैं, जिसमें हम 14 टाइम्स उसको मेजर करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कभी एक डाटा पे, फिर दूसरे डाटा पे, फिर तीसरे डाटा पे, इस तरह 14 स्पीच साइकिल्स हम बना लेते हैं और हम स्कोरिंग करते हैं, जिसमें हम 0 to 7 हमारा 7 या फिर 8 हमारा जो है वो स्टटरिंग सेवेरिटी स्कोर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हमने उस मॉडल को इमिटेट किया था तो उस दौरान हमें 0 to 8 कितनी स्टैमरिंग हुई थी, कि 2% थी, 7% थी, क्या मेरी सेवेरिटी थी स्टटरिंग करते हुए। अब यहाँ पर मैंने फ्लुएंसी टेक्निक प्रैक्टिस का एक टेबल बनाया पेरेंट को आसान जुबान में समझाने के लिए, या पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स नोट करना चाहें इस टेबल को तो वो कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि ये मेरे 14 साइकिल्स हैं, ठीक है, ये मेरी स्टटरिंग सेवेरिटी है, ये मेरी फ्लुएंसी टेक्निक है कि मैंने कितनी कौन सी फ्लुएंसी टेक्निक यूज़ की है, कितनी बार किया और कब मैंने मिस किया, यहाँ पे इसकी डिटेल है। और यहाँ मैंने लिखा है स्कोर्स टू अचीव व्हाइल स्पीकिंग लाइक द ट्रेनिंग मॉडल। जब मैंने ट्रेनिंग मॉडल की तरह बोला तो मैंने किस तरीके से बोला, और जब मैंने ट्रेनिंग मॉडल के साथ बोला तो मैंने खुद को किस तरह से रेट आउट किया, मैंने खुद को कैसे देखा। तो ये यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। अगर हम आसान लफ्ज़ में बात करें तो इसको क्लिनिशियन मैयर कर रहा होता है और इसको क्लाइंट खुद मैयर कर रहा होता है। ये हमारे गोल्स होते हैं, ठीक है, कि हमारा गोल है, और यहाँ हमारी इवैल्यूएशन है कि हम उसको इवैल्यूएट करें कि जब मैंने ट्रेनिंग मॉडल की तरह बोला है तो मैंने कितनी बार स्टैमर किया है, मेरी स्टटरिंग की सेवेरिटी क्या थी, और मैंने कौन सी फ्लुएंसी टेक्निक्स यूज़ की, और वो फ्लुएंसी टेक्निक्स जो थी वो कितनी रिलायबल, कितनी यूजफुल रही। इस तरह से मैं बात करूंगी स्टेज 2 पे। हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन को भी हम 3 उसके अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। पेरेंट को आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा एलैबोरेट ज़्यादा किया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा मैनुअल है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, पेरेंट्स बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। इसमें गोल सेटिंग पे हम बात करेंगे, लाइव इवैल्यूएशन पे बात करेंगे और रिकॉर्डिंग इवैल्यूएशन पे बात करेंगे। गोल सेटिंग के अंदर हम देखते हैं, गोल सेटिंग में हम रिव्यू करते हैं अपने 14 स्पीच साइकिल्स को। इन 14 स्पीच साइकिल को जो हम रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह के एरर्स थे, बच्चे ने या पेशेंट ने, बल्कि पेशेंट ने, अडल्ट पेशेंट ने कितनी बार इन साइकिल पर एरर किया, और जब उसने वो एरर्स किए तो उसने उनको लाइव इवैल्यूएट करना है, जिसमें वो देखेगा कि उसकी जो स्पीच की
परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी बिफोर लिसनिंग टू द ऑडियो ऑफ द मॉडल। फिर यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग इवेल्युएशन करेगा। सबसे पहले उसने यहाँ पर अपना गोल सेट किया कि मेरे ये 14 स्पीच साइकिल्स हैं और इसके अंदर मैंने स्टैमरिंग नहीं करनी, मैंने कौन सी फ्लुएंसी टेक्निक यूज़ की है इसको उसने असेस किया, मैंने की है या नहीं की है, लाइव वैल्यूएशन की, अपनी स्टैमरिंग की उसने खुद से सेल्फ करेक्शन की, उसने देखा कि मैंने कहाँ पर स्टैमर किया है और उसके बाद उसने उसको मॉडल के साथ जो है वो कंपैरिजन में लेकर आया और देन उसने उसको रिकॉर्ड किया। इसी तरह पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि मॉडल बेशक आप फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लें या पेरेंट खुद मॉडल बन जाए और फिर उसको स्पीच को रिकॉर्ड किया और फिर बच्चा या पेशेंट जो भी अडल्ट पेशेंट है वो असेस करे कि उसने कितनी बार जो है वो स्टैमरिंग की और जब उस मॉडल के साथ कंपैरिजन में लेकर उसे पता चले कि मॉडल ने कितनी दफ़ा मॉडल तो डेफिनेटली स्टैमरिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी कोई डिस्क्वेंसीज हैं या अगर उसने कोई स्पीच टारगेट यूज़ किए हैं तो वो उनको भी इवेल्युएट कर सकता है, अपनी सेल्फ करेक्शन खुद कर सकता है। इस तरह से प्लानिंग है, इनिशियली विद गाइडेंस फ्रॉम द क्लिनिशियन एंड अल्टीमेटली ऑन देयर ऑन क्लाइंट्स यूज इवैल्यूएशंस फ्रॉम प्रीवियस फ्लुएंसी साइकिल्स to plan a strategy and set stuttering severity and fluency technique goals for the next cycle। प्लानिंग में डेफिनेटली वो प्लान करेगा कि मेरी ये 14 स्पीच साइकिल्स हैं, इनको मैंने लाइव इवैल्यूएट भी कर लिया। लाइव इवैल्यूएट करने के बाद मेरी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अब मैंने इसे किस तरह से बेहतर करना है, मैंने क्या स्पीच टारगेट्स यूज़ करने हैं, कौन से स्पीच टारगेट्स मेरे लिए इफेक्टिव थे और कौन से नहीं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस की, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में पेशेंट जो है वो खुद देखता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लगाता है और उसके बाद परफॉर्मेंस कॉन्टिजेंट मेंटेनेंस। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ट्रेनिंग टू मैनेज स्टटरिंग एंड टू मिनिमाइज द रिस्क। ओके सॉरी जी ये बंद हो गई है मेरी वर्कशॉप, नहीं आती किधर आती। ओके, हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस कॉन्टिजेंस मेंटेनेंस की, जिसमें पेशेंट जो है उसके सेशंस को कम करना शुरू कर दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि वीकली वो किस तरह से जो है वो आए और फॉलो अप सेशन हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि ये मॉडल क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पेरेंट को अंडरस्टैंड करना, लेकिन डेफिनेटली जब क्लिनिक में हमारे पास इम्पैक्ट में पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको ट्रेन करते हैं इस मॉडल के ऊपर कि किस तरह से इसको असेस कर सकते हैं, अपनी थेरेपी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, रेट किस तरह से कर सकते हैं, सेवेरिटी को। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ की, और वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। लैपटॉप जी जी ओके। अच्छा, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगी जो हम स्पीच सेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ हैं और थेरेपिस्ट को भी बहुत मज़ा आएगा और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन एक्टिविटीज़ को जो है वो लर्न करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पेशेंट्स को जो है ना कुछ हॉट टॉपिक्स देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, एक स्पीच गोल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं और एक इमोटिव गोल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जब हम स्पीच गोल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉट टॉपिक्स आते हैं। हॉट टॉपिक जो बड़े मज़ेदार टॉपिक होते हैं, जिस पे पेशेंट बात करने से थोड़ा घबराता है, हेजिटेट करता है, उन टॉपिक से बात करते हैं वो थोड़ा हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा जो है वो परेशान होता है। तो डेफिनेटली जब आप किसी से कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसकी अगर मुझसे भी कोई करेगा इस तरह की कॉन्वर्सेशन जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड होगी, कोई इमोशनल टॉपिक होगा, तो मैं भी थोड़ा जो है वो घबरा के शायद स्टैमरिंग करना शुरू कर दूँ। तो दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। ये भी आप इसको आगे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी कि हम यूज़ कर रहे होते हैं इंट्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रेंजर जो है, सॉरी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे इशू आया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक स्ट्रेंजर जो है वो किस तरह से जो स्टटरिंग का पेशेंट है उसको कंफ्यूज कर सकता है। बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी है जिसमें हम अडल्ट पेशेंट को कहते हैं कि वो स्ट्रीट में जाए और जाकर किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे, किसी स्ट्रेंजर को अपना इंट्रोडक्शन दे। और क्योंकि ये पेशेंट्स होते हैं अडल्ट पेशेंट, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इवन चाइल्ड क्योंकि थोड़े से मासूम होते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं आती कि उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए स्टैमरिंग हो रही है।
लेकिन जब हम देखते हैं अडल्ट पेशेंट्स को, तो अडल्ट पेशेंट को अगर आप पूछ लेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में, आपके ऑफिस का क्या नाम है, आप क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा स्टैमिंग होती है। तो इनके लिए हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ बनाते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं किसी स्ट्रेंजर को या फिर क्लिनिशियन को या पेरेंट्स को। इसी तरह से हम बात करते हैं ग्रीटर की। ग्रीटर और इंट्रोडक्शन की एक्टिविटी थोड़ी मिलती जुलती है, और इसमें हम ये देखते हैं कि क्लाइंट वॉलंटियर टू ग्रीट वर्शिप। ओके, हम पेशेंट को या अडल्ट पेशेंट को एक टारगेट देते हैं कि वो स्ट्रीट में जाए, और स्ट्रीट में जाकर या फिर किसी सोशल इवेंट में जाए और वीकली बेस पे जाए, किसी मॉस में जाए, किसी जो है वो रेस्टोरेंट में जाए, और वहाँ जाकर डेली बेस अपना इंट्रोडक्शन दे। और जब वो अपना इंट्रोडक्शन देता है डेफिनेटली उसको जो है वो स्टैमिंग के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ग्रीटिंग्स भी इनके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि ग्रीटिंग्स के टाइम पे इनको ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है। अच्छा, अब गिविंग डायरेक्शंस। गिविंग डायरेक्शन भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने किसी को डायरेक्शन समझानी है, आपने किसी को एड्रेस समझाना है, और वो एड्रेस जो है वो बड़ा समझाते हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी पेशेंट को, अडल्ट पेशेंट को कहते हैं अच्छा आप कहाँ रहते हैं, अपना ज़रा एड्रेस तो बताएं, वो उस कॉग्निटिव ब्लॉट के अंदर ही इतना ज़्यादा हेजिटेट करने लगता है, इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो समटाइम अपना एड्रेस ही भूल जाता है घर का, बताएगा कैसे, वो तो भूल ही गया कि वो रहता कहाँ पे है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉग्निटिव लोड उसके ऊपर पड़ चुका होता है। तो ये इन्हें एड्रेस समझाते बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं अगर थेरेपी करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अच्छा नीचे जो है वो हमारा एक नया पेशेंट आ रहा है, ठीक है, और उसे हमारे क्लिनिक का रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करें कि आप कॉल करें, और कॉल करने के बाद आप उसको जो है वो अपना रास्ता बताएं कि किस तरह से आप इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं टॉक शो होस्ट। टॉक शो होस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जिसमें मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ, अडल्ट पेशेंट को या चाइल्ड पेशेंट को, ओके अब मैं आपका इंटरव्यू करूँगी और आप मेरे होस्ट हैं। और ये हम एक्टिविटी को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, और इस तरह नहीं कि हमेशा क्लिनिशियन ही जो है वो होस्ट बनेगा और जो इंटरव्यू दे रहा है वो हमारा जो है वो इंटरव्यूअर बनेगा। इसमें हम ये करते हैं, मैं अपने पेशेंट को ये कहती हूँ कि ओके आज आप कायदे आज़म बन रहे हैं, ठीक है, आज आप कायदे आज़म बन रहे हैं, और हम जो है वो आज आपका इंटरव्यू करेंगे। फिर जी वो इंटरव्यू हमारा जो है वो फंक्शनल भी हो सकता है, इंटरव्यू हमारा जो है वो रियल भी हो सकता है। हम बेशक बच्चे का इंटरव्यू कर सकते हैं, आप बताएं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, कौन है। और फंक्शनल भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि चलिए आज आप कायदे आज़म बने और कायदे आज़म का आज हम इंटरव्यू करेंगे। तो ये बड़ी एक मज़े की एक्टिविटी है। प्ले टू प्ले एक्टिविटी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये देखते हैं कि मोस्टली हम बच्चों के साथ करते हैं। इसमें हम उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पीच में स्पीच टारगेट को यूज़ करोगे तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपको कुछ चिप्स या कोई जो है वो स्टॉक ऑफ पेनीज जो है वो प्रोवाइड करूँगी, कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करूँगी। जैसे जैसे वो अपने स्पीच टारगेट्स को यूज़ करता जाएगा और मुझे लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे तरीके से अपने स्पीच टारगेट को यूज़ कर रहा है, मैं उसको वो चिप्स या टॉक ऑफ पेनीज को इंक्रीज करती जाऊँगी। जिससे हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिजेंट मेंटेनेंस के अंदर इस तरह हमने वर्बल कुछ उसको जो है वो फीडबैक दिया था या रीइंफोर्समेंट दी थी, हम वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आप है स्टोरी शेयरिंग। स्टोरी शेयरिंग बड़ी एक मज़े की है। इसमें अडल्ट पेशेंट जो है वो क्या करता है, अडल्ट पेशेंट को हम जब कहते हैं कि अच्छा आपने आज एक स्टोरी सुनानी है, पहले वो कहता है मैं तो नहीं स्टोरी सुना सकता, मुझे तो नहीं स्टोरीज बनानी आती, जबकि बच्चे बड़े मज़े की स्टोरीज बना लेते हैं और बड़ी क्रिएटिव भी बनाते हैं, जबकि ऐसा तो अडल्ट पेशेंट को करना चाहिए। लेकिन फिर हम अडल्ट पेशेंट को भी इस तरह से कुछ स्टोरी बना देते हैं और उसको कहते हैं कि हमने 2 to 3 सेंटेंसेस की आपको कुछ स्टोरी दी है, ठीक है, अब आपने ये खुद से जो है वो स्टोरी बना दी। या हम उसको कहते हैं कि आपने एक स्पीच में आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, अब आपने स्पीच को कंप्लीट करना है। तो ये भी बड़े एक मज़े की एक्टिविटी है जो करते हुए बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, कि बच्चों को स्टोरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। अब चेंजिंग प्लेसेस जो है ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है, ओके। चेंजिंग प्लेसेस हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये देखते हैं दिस एक्टिविटी इज डिजाइंड टू इंक्रीज द क्लाइंट अवेयरनेस ऑफ हिज डिफरेंसेस एंड इंप्रूव सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स। इसमें क्लाइंट अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उसे समझ आती है कि अच्छा मैं अगर अपने आप को उस पोजीशन पे लेके जाऊं जो कि स्टैमर नहीं करता है तो मैं क्या फील करूँगा।
इसमें हम पेशेंट को ये कहते हैं कि फील करो या इसके बारे में सोचो कि अगर तुम्हें स्टैमरिंग ना होती तो तुम किस तरह से बोलते और किस तरह से तुम अपनी लाइफ के अंदर मूव करते, तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट होता, इसके बारे में सोचो। जब वो चेंजिंग प्लेसेस वाली हमारी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है, उसके अंदर एक करेज आती है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। वो ड्रीम, वो फैंटेसी में जाना शुरू कर देता है कि ओके मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और ये इम्प्रूव करने के लिए मेरा बेस्ट टाइम है, मैं इस तरीके से इम्प्रूव करूँगा तो मैं आज अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगा। लेकिन इसके अंदर ये देखना है कि क्योंकि इसके अंदर हम ये भी प्लान कर रहे होते हैं कि हम मॉडल को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जिस तरह क्लिनिशियन एक मॉडल बन जाता है और उसको कहा जाता है कि आप क्लिनिशियन की तरह बोलें, पेशेंट को कहा जाता है क्लिनिशियन की तरह बोलें। जब मैं पेशेंट को कहती हूँ क्लिनिशियन की तरह बोले तो वहाँ पर क्लिनिशियन को स्टैमर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसने अपनी स्टटर फ्री स्पीच रखनी है। जिस तरह नॉर्मल हम बात कर रहे हैं उस तरह से उसने बात करनी है, उसने स्टैमरिंग नहीं करनी है, उसने उसको इमिटेट करना है, फिर उसने उसको इमिटेट करना है, लेकिन क्लिनिशियन ने उस दौरान स्टैमरिंग नहीं करनी है। और अगर पेशेंट स्टैमरिंग करेगा तो क्लिनिशियन उसको इमिटेट नहीं करेगा। इस तरह से रीडिंग फेमस स्पीचेस की बड़ी मजे की एक्टिविटी है जिसमें मैं अपने पेशेंट को कहती चले आज आप कायदे आजम बन जाए और कायदे आजम की स्पीच सुनाए मुझे। कायदे आजम अगर इस पोजीशन पर होते तो किस तरह से स्पीच करते। और इसी तरह से भी कल हम इम्पैक्ट में अपना एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, उसको मैंने कहा कि आप स्पीच करें, मैं आपको स्पीच का एक टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, अब आपने स्पीच करनी है इस टॉपिक के ऊपर। तो वो था कि पहले कि मैं तो स्पीच नहीं कर सकता हूँ और कायदे आजम की तरह किस तरह करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उसे कहा ठीक है आप इस कायदे आजम जो मॉडल है उसको छोड़ दें, आप खुद से इस टॉपिक पे स्पीच करें। उसने कहा कि जब मैं स्पीच करता हूँ तो मेरी इंटोनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी मेरी रिदम आ जाता है, तो मेरी स्टैमरिंग मुझे कम महसूस हो रही है क्योंकि हमारा स्पीच पैटर्न चेंज हो गया, हमारी रिदम चेंज हो गया। इसीलिए हम जो है वो उस दौरान जो है वो शायद स्टैमरिंग कम करना शुरू कर दें। और अगर जिसकी किसी को ज़्यादा भी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको जनरली जो है वो जब यूज़ करेगा तो वो इस एक्टिविटी के अंदर भी कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक मज़े की चीज़ यह है कि पेरेंट्स मोस्टली कहते हैं हमारे बच्चे की स्टैमरिंग बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ देती हूँ तो बच्चों की स्टैमरिंग इन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसका असर उनकी कॉन्वर्सेशनल स्पीच पे भी पड़ता है। और पेरेंट्स कहते हैं ये तो इम्प्रूव कर गया था, ये तो फिर से इसकी स्टैमरिंग ज़्यादा हो रही है, आपने क्यों एक्टिविटीज़ चेंज की हैं। ऐसा नहीं होता है। जब कॉग्निटिव लेवल का जो कॉग्निटिव लोड है वो इंक्रीज होगा, मैं एक पेशेंट को कहूँगी तुम ठीक हो गया, प्रेजेंटेशन करके दिखाओ। प्रेजेंटेशन का इतना फियर है कि पूरा वीक वो स्टैमरिंग कर रहा है अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो वहाँ हमने परेशान नहीं होना, हमें ये पेरेंट्स से भी एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है। अडल्ट पेशेंट ने भी रिलैक्स खुद को रखना है और समझना है कि मेरे माइंड में क्या प्रेशर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से मेरी स्टैमरिंग इंक्रीज हो गई है। इस तरह से हाउ डज दैट वर्क, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक रेसिपी पता है, अगर मैंने कुछ खाना बनाना है मैं आपको उसकी रेसिपी सुनाती हूँ। अब ये रेसिपी सुनने के बाद आपने मुझे ये रेसिपी दोबारा सुनानी है कि मैंने इसको कैसे बनाया, कैसे इसको तैयार किया। जब इसके अंदर भी ये मज़े की चीज़ है, जब इसका भी कॉग्निटिव लोड इंक्रीज होता है, सोचना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस करना पड़ता है, तो वहाँ पर स्टैमरिंग रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। कि आपने कहा था वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से उसकी स्टैमरिंग जो होती है वो उसमें डिस्लेंसेस नज़र आना शुरू हो जाती है। डोंट से टैबू वर्ड्स, ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। इसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि हम आपको कुछ स्पेसिफिक साउंड बता रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बता रहे हैं और आपने उसे अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान या मोनोलॉग जो हमने दिया होगा या रीडिंग दी होगी उसमें इस टारगेट वर्ड को, साउंड को, सेंटेंस को नहीं बोलना। जब उसके माइंड में ये चीज़ होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा रीजनिंग करता है और ये सोच के कंफ्यूज होता है और वो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो होता है वो डिफरेंसेस को इंक्रीज करना शुरू कर देता है।
अब इसी तरह से कुछ इमोटिव गोल्स हैं। इमोटिव गोल्स के ऊपर ज़्यादातर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इम्पैक्ट में ट्रेनिंग भी मिलती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, और मैं पर्सनली खुद भी जो है वो हमारी यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेटर्स हैं मिस कंवल, मिस ज़ैनब, उनसे डिस्कस करती रहती हूँ कि अगर मैंने एक स्टामिंग के पेशेंट को डील करना है तो मैं इनको यही मोटिव गोल्स दे रही हूँ, यही मोटिव एक्टिविटीज़ यूज़ कर रही हूँ, मैं इनको और बेहतर तरीके से कैसे यूज़ कर सकती हूँ डेफिनेटली। और हम सबको लर्न करना चाहिए अपनी अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को। अब यहाँ पे राइट अ बुकलेट अबाउट स्टटरिंग, वीडियो सेल्फ असेसमेंट, पैरेलल फीलिंग्स, फ्लुएंसी फैंटेसी, लाइफलाइन, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ स्टटरर। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट अ बुकलेट अबाउट स्टैमरिंग। इमोशनल गोल्स को डील करने के लिए इमोशनल एक्टिविटीज़ किस तरह से हम करवाते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि वो एक बुकलेट लिखे, उस बुकलेट का एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाए और उस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वो कुछ इन्फॉर्मेशन डाले जिसके अंदर वो बताए कि मैं एक स्टैमरर हूँ, मुझे किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज होती हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें मैं स्टैमरिंग करता हूँ, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें मैं स्टैमरिंग करता हूँ, कौन सी ऐसी फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक है या स्पीच टारगेट्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपनी स्टैमरिंग को डिक्रीज करने के लिए। उस बुकलेट से ना सिर्फ उसे सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी बल्कि उसे देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले बहुत से ऐसे पेशेंट्स को वो हेल्प आउट कर सकता है जो इतनी महंगी या सस्ती जिस तरह की भी थेरेपीज है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वीडियो सेल्फ असेसमेंट। ये भी बड़े मजे की एक्टिविटी है जिसमें हम देखते हैं कि रिकॉर्ड किया जाता है 5 to 10 मिनट का डेटा, और क्लिनिशियन और पेशेंट दोनों मिलकर इस डाटा को रिव्यू करते हैं। डाटा को रिव्यू किस तरह से करते हैं कि वो एक मॉडल को जो है वो सुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो पहले उसकी तरह बोलते हैं। अगर ना भी सुने तो वो अगर अपनी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो बना लें और उस वीडियो को सुने, और सुनने के बाद क्लिनिशियन पेशेंट को बताए कि आपको इन वर्ड्स पे, इन जगहों पे स्टैमरिंग है। आप खुद से भी असेस करो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपको किन किन पोजीशन पे जो है वो स्टैमरिंग हुई है। ये भी बड़ी एक सेल्फ अवेयरनेस वाली एक्टिविटी है, और अगर एक पेशेंट को पता चल जाए कि ये कुछ टारगेट वर्ड्स हैं, जैसे बहुत से पेशेंट्स माशाल्लाह इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि अब मुझे खुद बताते हैं कि ये साउंड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, या ये इंट्रोडक्शन का ये वर्ड है जिसके ऊपर मुझे स्टैमरिंग होती है। इवन अपना नाम लेने पे मुझे स्टैमरिंग होती है, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे मेरे नाम पे स्टैमरिंग होती है। तो एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। इसी तरह से हम पैरेलल फीलिंग्स देखते हैं। पैरेलल फीलिंग्स में हम ये देखते हैं reviewing a video DVD of someone who stutters. The client describes how the character who stuttered in a video felt in a situation portrayed. This comments made by the client usually reflect his experience with his own stuttering as much or more than the character in this video. पैरेलल फीलिंग्स में क्या होता है कि हम उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक स्टैमर होता है, और स्टैमर जो होता है वो स्टैमरिंग कर रहा होता है, और हम उससे कहते हैं कि इस वीडियो को देखें और इसको इवैल्यूएट करें। जब वो उस वीडियो को इवैल्यूएट करता है और वो देखता है कि एक स्टैमरिंग का पेशेंट जब इस सिचुएशन में होगा तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, वो क्या फील कर रहा होगा, उसे किस तरह की स्टैमरिंग हुई, इसके स्टैमरिंग बिहेवियर्स क्या है, और जब वो स्टैमर करता है तो वो क्या फील करता है। तो जब इस तरह की इवैल्यूएशन, इस तरह के इमोशनल टारगेट्स को लेके चलते हैं तो जो सेकेंडरी बिहेवियर्स हैं, जो इमोशनल बिहेवियर्स हैं, वो भी डिस्टेंसेस के साथ साथ जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इमोशनल एरिया को डील करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी स्पीच टारगेट्स यूज़ कर लें, जब तक आप इस एरिया को डील नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है फ्लुएंसी फैंटेसी। जिस तरह हमने पहले भी बात किया, फ्लुएंसी फैंटेसी में हम पेशेंट को कहते हैं ज़रा सोचो और बताओ कि अगर व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, अगर तुम्हें स्टैमरिंग ना होती तो तुम क्या डिफरेंट करते, तुम क्या बनना चाहते, तुम्हारे क्या गोल्स होते। इस तरह से लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन भी एक बड़े मज़े की टेक्निक है जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी की वो तमाम सिचुएशंस को टारगेट करो, वो तमाम सिचुएशंस को लिखो, उन्हें टेबल में डालो जिसके अंदर तुम्हें स्टैमरिंग हुई। और वो लाइफ लाइन सिर्फ ये नहीं होती कि वो कोई करंट एरियाज़ को ही हम डील कर रहे होते हैं, पीरियड को डील कर रहे होते हैं, उसमें हम प्रीवियस एरिया, प्रीवियस जो हमारे
जो उसके पीरियड्स गुजर चुके होते हैं, उसके चाइल्डहुड के, उसके एडोलेसेंस के, एडल्टहुड के, उन तमाम एरियाज़ को हम जो है वो डील कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस थी, वो कॉलेज का ज़माना था, वो यूनिवर्सिटी का ज़माना था जब स्टैमरिंग ज़्यादा होना शुरू हुई, या ऑफिस में ज़्यादा हो गई, या यहाँ अगर कम होना शुरू होगी, तो हम इन एरियाज़ को जो है वो वहाँ पर डिफाइन करते हैं। एम्बैरसिंग मूवमेंट्स, इसी तरह से उसे कहा जाता है कि एक ड्राइंग करो, एक पिक्चर बनाओ। एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी इसी तरह की है जिसमें कहते हैं कि अपने स्टैमरिंग को ड्रॉ करो, बताओ कि तुम्हारी स्टैमरिंग किस तरह की लगती है, जब तुम बोलते हो तो तुम स्टैमर करते हुए कैसे लगते हो, और तुम्हारी स्टैमरिंग क्या होती है, वो कोई रेपिटिशंस होती हैं, वो कोई प्रोलोंगेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, तुम क्या फील कर रहे होते हो उस वक्त जब तुम स्टैमरिंग कर रहे होते हो। तो एक पिक्चर ड्रॉ करो। जब उस पिक्चर को ड्रॉ करता है और इन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, इन मूवमेंट्स को देखता है, तो उसे समझ आती है कि ये वो सिचुएशंस हैं जिनके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा था मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरिंग मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, के पहले से इवेंट्स को चेंज करना शुरू कर दो। इसी तरह से वो उन इवेंट्स को चेंज करेगा, उन सिचुएशंस को और बेहतर करेगा और उनके ऊपर काम करेगा, उन एरियाज़ के ऊपर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट जो है, या बहुत से अडल्ट पेशेंट पूछते हैं, मदर पूछती हैं, बच्चे पूछते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो है, मगर इम्प्रूवमेंट हमें कैसे पता चलेगा कि है। स्टैमरिंग इस तरह का डिसऑर्डर है कि कभी ऐसा हुआ जुकाम हो गया और नोस्ट्रल बंद हो गए और पैसेज जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, तो स्टैमरिंग उस दौरान, उस पीरियड में ज़्यादा हो जाती है जब फ्लू हो गया है। तो उस टाइम पर पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की स्टैमरिंग कम हुई थी, तो फिर से कुछ स्टैमरिंग लग रही है, ज़्यादा हो गई है। बहुत से एडल्ट पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछते हैं कि भाई आप बताएं कि हमने तो आपसे सीखा था कि ये भी स्पीच टारगेट्स यूज़ करेंगे तो स्टैमरिंग कम हो जाएगी, आप बताएं। तो वहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि अवेयरनेस ऑफ द कोर फीचर्स। एक पेशेंट को अपने कोर फीचर्स की अवेयरनेस हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड बिहेवियर्स हैं। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता था 17 to 18 ईयर्स का, जब वो स्टैमर करता था तो उसकी किस की साउंड आती थी। एक और बच्ची जो कि उसकी जुबान बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है ऐसे ऐसे, और उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं। अब उसने अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा कर ली और उसे समझ आ गई है कि जब मैं स्टैमर करती हूँ तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, ऐसी क्या वर्ड्स हैं, टारगेट वर्ड साउंड्स, जिन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से चेंजेस इन स्टटरिंग बिहेवियर्स, हम स्टटरिंग बिहेवियर्स में देखते हैं कि हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और मास्टर ऑफ स्पीच टारगेट, पेशेंट को समझ आ जाती है कि ये एक स्पीच टारगेट है, ये वाला स्पीच टारगेट है जिसे यूज़ करने से मेरी स्टैमरिंग डिक्रीज हुई थी। ये वाली वो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करने से मेरी डिस्प्लेंसेस जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। इसी तरह से उसे स्टैमरिंग के जो मूवमेंट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको कंट्रोल करना आ जाए। उसे समझ आ जाएगी कि मैंने इस सिचुएशन के अंदर बिहेव कैसे करना है, मैंने इनको मॉडिफाई अपने तरीके से कैसे करना है। रिड्यूस फियर ऑफ स्टटरिंग। अच्छा, मैं एक और मज़े की बात आती हूँ, मोमेंट जब प्रेजेंटेशंस होती थी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं किस तरह से अपनी स्टैमरिंग को, एंजाइटी को डिक्रीज़ करती थी, क्योंकि डेफिनेटली जब एंजाइटी होती है तो थोड़ी एक नॉर्मल फ्लुएंट पर्सन को भी स्टैमरिंग होती है। तो मैं पहले जाकर ऑडियंस से उसकी सीट पे जाके बारी बारी मिलती थी। उस सिचुएशन को मैं इस तरह से मॉडिफाई करती थी कि पहले मैं उनसे नो हाउ रख लेती थी कि अच्छा अब मैंने इनसे बात करनी है, मैंने इनके साथ जो है वो इंटरेक्ट होना है। इसी तरह से रिड्यूस्ड फियर ऑफ स्टटरिंग क्या है, हमें स्टटरिंग का खौफ जो होता है वो कम हो जाता है। समझ आ जाता है कि भाई अगर हमारे साथ ये सिचुएशन है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं जिन गैदरिंग में जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ वो मेरे बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखेंगे, लोग हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको टारगेट करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सर्कल के ऊपर। ओके, अब इसी तरह से ओपननेस ऑफ फीलिंग्स, उसे पता चल जाता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, मैंने इन्हें कैसे समझना है, मैंने लोगों को कैसे समझना है जो मेरी इस सिचुएशन के साथ मुझे जो है वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और लास्ट में देखते हैं कि उसको कॉन्फिडेंस आता है कि वो एज अ बेस्ट कम्युनिकेटर किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, और फिर वो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देना शुरू करता है अपने ऑफिस में, अपने
कुलीग्स के साथ, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी कॉन्वर्सेशन, वो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है और समझ आ जाती है कि ये लोग भी मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं और मैंने खुद को भी हेल्प आउट करना है। मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जब तक मैं कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करूँगा, मैं अपनी इस प्रॉब्लम के साथ खुद से फाइट नहीं करूँगा, तो मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैंने आपको स्टामरिंग की बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पहले भी दी थी और अभी मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बताई हैं, बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ बताई हैं। होपफुली इन थेरेपीज़ ने आपको हेल्प आउट किया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मिस ज़ैनब, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू खतीजा फॉर वंडरफुल वर्कशॉप प्रेजेंटेशन। अच्छा, उसामा सलीम ने पूछा है कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स बेसिकली हमारे ये लिप्स, टंग, टीथ, ये तमाम ऐसी मसल्स जो कि स्पीच प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं बोलते हुए, ये सब हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसामा का एक और क्वेश्चन है कि मसल स्पैम की वजह से स्टैमरिंग हो सकती है या लाइक ग्लॉटिस अडक्टेड हो या फिर अबडक्ट ना हो? ओके, मसल, सॉरी क्या उन्होंने पूछा? मसल स्पैम की वजह से भी स्टैमरिंग होती है? डेफिनेटली होती है और इसकी, लेकिन ये स्टैमरिंग नहीं होती, फिर ये हमारी वॉइस डिसऑर्डर के अंदर चला जाता है। और बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने ENT को दिखाया और ENT ने कहा है कि आपके बच्चे को एक वॉइस डिसऑर्डर जिसमें डिस्टोनिया, जिसके अंदर मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इसको यूँ बता सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है वो यूँ करके बात करता है, हमेशा यूँ करके बात करता है, कुछ बच्चे होते हैं वो यूँ करके बात करते हैं सिर्फ अपने सेकेंडरी बिहेवियर्स को छुपाने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसे करके बात करेंगे तो शायद उनका वो वर्ड जो कि यहाँ पे स्टक हो गया वो जल्दी निकल आएगा। अगर आप खुद से मसल स्ट्रेच करें तो डेफिनेटली स्टैमरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि मसल रिलैक्स नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू खदीजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस मलिया, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट खदीजा, हम वेट करेंगे कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे कब प्रेजेंट करेंगी और अब आप हमें बता सकती हैं कि आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा प्रेजेंटेशन का? यस, आई एम थिंकिंग अबाउट हेयरिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आप लोग डेफिनेटली मुझे इजाज़त देंगे तो मैं हेयरिंग के ऊपर बात करना चाहूँगी अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। चलिए ठीक है, थैंक यू श्योर खदीजा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।